गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ परिवारों की स्थितियों के बारे में जाना था जिन्होंने अपने मूल गाँव से पलायन कर लिया था। और फिर हमने ये भी जाना था कि नए स्थान पर उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि उन समस्याओं से उन्होंने कैसे निपटारा किया, यानी वो उन समस्याओं से कैसे समाधान पाते हैं। और या फिर हमने ये देखा कि कुछ परिवार जो संघर्ष नहीं कर पा रहे थे वो पुनः वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस भाग में हम जानेंगे पलायन के कुछ और कारणों को, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो या फिर प्राकृतिक कारण हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम जानने वाले हैं पलायन के कुछ और कारण या प्राकृतिक कारणों को। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने संतू के परिवार से मुलाकात की थी और उनकी स्थिति को जाना था, धीरज के परिवार के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा परिवार है वो है गोविंद राम का परिवार। तो चलो बच्चों देखते हैं गोविंद राम के परिवार के बारे में। गोविंद राम का परिवार है वो जनियाना गांव में रहता है। जनियाना गांव एक छोटा सा गांव है जिसमें गोविंद राम अपने परिवार के साथ में रहता है। और बच्चों देखो, गांव में ही उसकी एक छोटी सी किराना की दुकान थी और यहाँ हम देख पा रहे हैं गोविंद राम अपनी दुकान पे खड़ा हुआ दिख रहा है ना सभी को, प्यारा सा गोविंद राम। पास में किराने का सामान, किराना मतलब बच्चों जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, राशन की सामग्री जहाँ मिलती है वो किराने की दुकान होती है। ऐसी ही एक छोटी सी दुकान का मालिक था किराने की का गोविंद राम, और वो अपने गांव में ही अपने परिवार के साथ में रहता है। पर प्यारे बच्चों देखो, जो दुकान का व्यापार था उससे केवल इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्चा चला सके, क्योंकि छोटा सा गाँव, छोटी सी दुकान, तो कमाई भी सीमित थी। केवल इतनी ही कमाई होती थी कि वो अपने परिवार का खर्चा चला पा रहा था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और जो गोविंद राम के पुत्र हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। इससे गोविंद राम के सामने समस्याएं आती हैं खर्चे की। तो बच्चों एक दिन क्या होता है, एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान पे कार्य हेतु ले गया। यानी कि बच्चों अब हम ये समझ पा रहे हैं कि जो गोविंद राम है उनका ममेरा भाई मतलब समझा था ना हमने रिश्तों में, मामा का लड़का हमारा ममेरा भाई होता है। तो गोविंद राम के ममेरे भाई ने गांव में आने पर उनके जो पुत्र थे उन दोनों पुत्रों को अपने साथ शहर ले जाता है और अपना जो उसका व्यवसाय है, उसकी दुकान है, उस पर कार्य हेतु रख लेता है। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि गोविंद राम के परिवार के कुछ सदस्य पहुंच चुके हैं पलायन करके शहर में। अब देखिए समय अनुसार धीरे धीरे समय बीतता है, थोड़ा टाइम पास होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा, क्योंकि बच्चों उन्होंने विचार किया कि कब तक हम दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे, हमें भी हमारा व्यवसाय करना चाहिए। परंतु बच्चों व्यवसाय करना इतना आसान काम थोड़ी है। तो देखो क्या होता है, तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई नया व्यवसाय किया जाता है तो उसके समय सबसे जो मूलभूत समस्याएं सामने आती हैं वो है पैसे की कमी होना और व्यवसाय के लिए कोई जगह नहीं होना। क्योंकि शहर में चंद्राराम की कोई अपनी जगह थोड़ी थी, वो तो अपने ममेरे भाई के पास में गए थे। अब उन्हें सबसे पहले किराए पे जगह लेनी होगी जो काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, और पैसे की कमी भी होगी ना, नया व्यवसाय चालू करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो इन समस्याओं के होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मतलब उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और वो कोशिश करते रहे कि हमें तो व्यवसाय शुरू करना है। तब बच्चों जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें सबसे पहले हमारे मित्रगण, रिश्तेदार याद आते हैं ना, जब हमें किसी की मदद लेनी होती है। तो देखो उनके भी रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। अब बच्चों रिश्तेदारों ने मदद कर दी है तो जाहिर सी बात है ना, अब व्यवसाय शुरू हो गया। और जैसे व्यवसाय शुरू होता है धीरे धीरे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लग जाता है। और जब व्यवसाय ठीक से चलने लग गया, वो शहर में अच्छी तरह स्थापित हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे परिवार को शहर बुला लिया और साथ ही साथ उन्होंने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और उनके भाई बहनों की शिक्षा शहर में शुरू हो चुकी है।
तो देखा बच्चों आपने, यहाँ तक हम ये समझ पाए कि गांव से चले हुए गोविंद राम के दोनों पुत्र शहर में आते हैं, धीरे धीरे अपना व्यवसाय करते हैं और फिर धीरे धीरे जब वो स्थापित हो जाते हैं तो अपने पूरे परिवार को वो शहर बुला लेते हैं। यानी अब गोविंद राम का पूरा परिवार पलायन कर चुका है शहर की ओर और पहुंच चुका है शहर में। परंतु देखो अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। पैतृक गांव मतलब बच्चों हमारे पूर्वजों का गांव, हमारे पूर्वजों का गांव हमारा पैतृक गांव होगा, यानी दादा परदादा पिताजी का गांव हमारा पैतृक गांव होता है। तो गोविंद राम और उसके पूरे परिवार को भी आज भी अपने पैतृक गांव की याद आती है। इसीलिए बच्चों जो विशेष अवसर होते हैं वो उन पर अपने गांव जाते हैं। विशेष अवसर जैसे कोई कार्यक्रम होता है या कोई त्यौहार होता है तो वो अपने गांव में जाते होंगे। और आपने भी देखा होगा ना, कुछ परिवार हमारे आस पड़ोस से दूर रहते हैं और जब कोई त्यौहार या कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ पर आते हैं। तो वैसे ही गोविंद राम के परिवार भी जो अब शहर में रहने लग गए हैं किसी विशेष अवसरों पर गांव में आते हैं। तो देखा बच्चों आपने, पलायन का जो अन्य कारण इस परिवार से हमें ये समझ में आ रहा है कि पलायन का जो अन्य कारण है वो होता है रोजगार या व्यवसाय। जैसे गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने व्यवसाय के कारण अपने पूरे परिवार को गांव से कहाँ बुला लिया, शहर बुला लिया। तो समझे कुछ, जहाँ पर हम ये समझ पाए हैं प्राकृतिक कारणों के अलावा शिक्षा रोजगार वो कारण हैं जिनकी वजह से एक परिवार अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पे पलायन करता है। तो चलो बच्चों प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलो देखते हैं आज की चर्चा कीजिए में। देखो बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। मतलब बच्चों हमें हमारे आस पड़ोस में ये पता करना है कि हमारे आसपास कौन कौन है, जो ऐसे कौन कौन परिवार हैं जो 10 वर्षों से या उससे अधिक समय से हमारे आसपास में रह रहे हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं मेरा बताता हूँ। हमारे आसपास गुप्ता परिवार, श्री राकेश जी मिठाई वालों का परिवार, शर्मा जी का परिवार, बहादुर सिंह जी का परिवार, ये वो परिवार हैं बच्चों जो मेरे आसपास में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। ऐसे ही आप भी पता करना और उन परिवारों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों उनके घर किनके, जो 10 वर्षों से या अधिक समय से हमारे आसपास में रह रहे हैं उनके घर, और जो बार बार जगह बदल रहे हैं उन परिवारों के घरों में क्या क्या अंतर है उसके बारे में इस प्रश्न में हमसे पूछा है। तो देखो बच्चों जो परिवार स्थायी रूप से मतलब जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय अवधि से हमारे आसपास रह रहे हैं वो कौन होंगे, स्थायी रूप से रहने वाले। उन जो एक जगह स्थायी रूप से रह रहे हैं बच्चों, उनके जो घर हैं वो देखो स्वयं के हैं, उनके खुद के घर हैं। पहली बात तो ये कि उनके घर खुद के हैं और वे घर आकार में भी कैसे होंगे, बड़े होंगे। मतलब स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों के घर जहाँ पर खुद के हैं और आकार में बड़े हैं, उसके विपरीत जो बार बार जगह बदलने वाले हैं उन परिवारों के घर किराए के हैं और उनके घरों का जो आकार है वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, छोटा होगा। तो हम समझ पा रहे हैं इन दोनों परिवारों के कौन कौन से स्थायी रूप से रहने वाले और बार बार घर बदलने वाले परिवारों के घरों में मूलभूत अंतर। पहला अंतर, घर उनके स्वयं के होंगे, जबकि बार बार पलायन या बदलने वाले लोगों के घर कैसे होंगे, किराए के होंगे। और जो स्थायी रूप से रहेंगे उनके घरों का आकार बड़ा होगा, जबकि जो बार बार अपने घर बदलते हैं उनके घर आकार में छोटे होंगे। तो हमने जाना दोनों परिवारों के घरों में क्या अंतर है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़ करके खेत पर जाकर रहते हैं।
देखो बच्चों, हमने देखा होगा हमारे आसपास कुछ ऐसे परिवार रहते हैं, जब बारिश की ऋतु होती है, जो मौसमी फसलों की ऋतु होती है, यानी जो फसलें केवल बारिश में ही उत्पन्न हो जाती हैं, यानी जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, बरसात के पानी से ही उत्पन्न की जा सकती हैं, ऐसी फसलों की पैदावार के लिए हमारे आस पड़ोस के कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपना मूल घर छोड़ करके अस्थायी घर अपने खेत पर ही बना लेते हैं और वहाँ पर तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी फसल पक करके तैयार नहीं हो जाती। तो इस प्रश्न में हमें उन्हीं परिवारों की जानकारी देनी है जो खेती के लिए अपना घर छोड़ करके और अपने खेतों में जा कर के रहना शुरू कर देते हैं। तो देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मेरे आसपास का मैं बताता हूँ। मेरे आसपास में देखो संतू का परिवार, विक्रम सिंह जी का परिवार, चंद्रपाल का परिवार तथा रामू का परिवार ऐसे परिवार हैं जो खेती के लिए घर छोड़ करके खेत पर जाकर रहते हैं और जैसे उनका खेती का कार्य पूरा होता है वो पुनः अपने मूल स्थान पे वापस आ जाते हैं। तो देखा आपने, ऐसे ही बच्चों आप भी पता करेंगे ऐसे परिवारों के बारे में और यहाँ पर जानकारी देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, क्या उस समय उनके बच्चे स्कूल आते हैं? मतलब जब परिवार के बड़े सदस्य खेती करने के लिए खेत पर जाके रहना शुरू कर देते हैं तो क्या उस स्थिति में या उस समय जो उनके परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं या नहीं आते? तो देखो बच्चों, हाँ, हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखना। हाँ, उस समय उनके बच्चे स्कूल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों आज के इस युग में सभी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, तो उनके जो माता पिता हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो विद्यालय जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए क्या होता है, जो घर के बड़े हैं उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं, यानी खेत पर काम करने से जाने से पहले घर के बड़े उन्हें विद्यालय छोड़ करके जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उस स्थिति में जो बच्चे हैं वो विद्यालय आते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, उनका जरूरी सामान कौन लाता है? मतलब बच्चों घर के जो सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं, वो खेत पे जा चुके, अगर उस समय उनके परिवार में किसी ज़रूरी सामान की आवश्यकता होगी तो कौन व्यक्ति उनको वो सामान ला करके देगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं। देखो, जैसे उनके घर की जो महिलाएं हैं तथा घर के जो बुजुर्ग हैं उनका ज़रूरी सामान लाते हैं। मतलब बच्चों इस स्थिति में ये हो सकता है कि जो घर के महिलाएं हैं या तो वो बाज़ार जाएंगी और वहाँ से सामान लेके आएंगी, या फिर घर के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जो खेती का कार्य करने में सक्षम नहीं हैं वो घर पर ही रहेंगे, तो वो बुजुर्ग भी बाज़ार जा कर के जो ज़रूरत का सामान है वो ला सकते हैं। या फिर बच्चों एक अलग ही स्थिति हो सकती है, वो क्या है देखिए, वे किसी बाज़ार जाकर आने वाले व्यक्ति से मंगवा लेते हैं। यानी बच्चों अगर उनके आस पड़ोस से कोई व्यक्ति बाज़ार जा रहा है तो जो घर के सदस्य हैं वो उससे कहेंगे कि आप बाज़ार जा रहे हो तो हमारा ये सामान भी आप लेते आना। तो ये तीन स्थितियां हैं जिनका अनुमान हम लगा सकते हैं। कौन कौन सी? या तो घर की महिलाएं जाकर सामान लेके आएंगी, या फिर घर के वो बुजुर्ग जो खेती करने नहीं गए हैं वो सामान लेके आएंगे, या फिर आस पड़ोस के वो व्यक्ति जो सामान लेने के लिए बाज़ार में जा रहे हैं उनके द्वारा भी घर का सामान मंगवाया जा सकता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने जाना अलग अलग परिवारों के जो कहानी थी उसके माध्यम से ये जानकारियाँ प्राप्त की कि पलायन कई प्रकार से होता है। जहां हमने देखा कि संतू का परिवार अकाल पड़ने से भोजन की समस्या से ग्रसित होने के कारण पलायन करता है, वहीं हमें पता चलता है कि धीरज के परिवार को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव को छोड़ करके शहर जाना पड़ा, और गोविंद राम के परिवार ने पलायन किया अपने व्यवसाय या रोजगार के लिए। तो बच्चों पलायन की इन सभी अवस्थाओं से हम ये समझ पाए कि पलायन या तो प्राकृतिक कारणों से हो रहा है या मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनके आधार पे ये पलायन हो रहा है। जैसे चाहे शिक्षा चाहिए या अच्छा जीवन चाहिए या फिर उनको व्यवसाय करना है, इन सभी आधारों पर अलग अलग तरह के जो परिवार हैं उन्होंने पलायन किया। पर क्या बच्चों कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार द्वारा चलाई गई जो विकास की योजनाएं हैं उनके कारण भी परिवारों को पलायन करना पड़े? तो चलो बच्चों इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं और हम जानते हैं राजस्थान के जिले डूंगरपुर के गलियाकोट कस्बे के बारे में, जहां पर ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ करके पलायन करना पड़ा। तो बच्चों शुरू करते हैं हम डूंगरपुर की जल
त्रासदी। जल त्रासदी मतलब बच्चों जल का जब स्तर बढ़ जाता है तो जल बाढ़ का रूप ले लेता है, इसे जल त्रासदी कहा जाता है। तो ऐसी जल त्रासदी से ही प्रभावित हुआ डूंगरपुर जिले का गलियाकोट। तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसे क्या क्या कारण थे कि वहाँ पर ये जल त्रासदी आई और उसका सरकार ने कौन सी योजनाएं बना करके उसका सॉल्यूशन यानी समाधान किया। तो देखो बच्चों, डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, गलियाकोट कस्बा कहाँ है? डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर जिला हमारे राजस्थान में है। तो देखो डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पर पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर दरगाह मतलब बच्चों, दरगाह हम समाधि स्थल को भी कह सकते हैं, पूजा स्थल को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह भी है। साथ साथ यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है और स्थापत्य कला के जो अद्भुत नमूने हैं उनमें देखो यहाँ पर जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर भी इस गलियाकोट में है। तो बच्चों जब यहाँ पर पर्यटन के इतने सारे क्षेत्र, इतने विश्व प्रसिद्ध दरगाह हैं, मंदिर हैं, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि गलियाकोट को हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जल त्रासदी आती है, वो वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा। ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ वहाँ पर आई हैं? और बच्चों यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं गलियाकोट की विश्व प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन साहब की दरगाह को, और साथ ही में हम देख पा रहे हैं शीतला माता के मंदिर को। तो बच्चों ये बात तो हुई डूंगरपुर के कस्बे की यानी गलियाकोट की। अब पता है आपको, जो राजस्थान है उसके पास का राज्य है गुजरात, और इसी गुजरात राज्य में एक बांध का निर्माण कराया गया जिसका नाम था कडाणा बांध। प्यारे बच्चों ये बांध क्या होता है? तो चलो बांध की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ इमेज में बच्चों आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं कडाणा बांध की। ये बांध बच्चों नदी या जो बहता हुआ जल है उसको रोकने के लिए एक दीवारनुमा संरचना बनाई जाती है जिसमें अनेक सारे गेट भी होते हैं। बच्चों ये क्यों बनाया जाता है? ताकि पानी को रोक करके उसका उपयोग किया जा सके। कैसे? जैसे सिंचाई की व्यवस्था के लिए या पेयजल की व्यवस्था के लिए। और साथ ही साथ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस रोके हुए पानी को जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो गिरते हुए पानी से टरबाइन घुमाया जाता है जिससे जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इन सभी योजनाओं को रूप देने के लिए गुजरात राज्य में बनाया गया था कडाणा बांध। बच्चों बांध बना कितनी अच्छी बात है, परंतु इसका ये परिणाम होता है कि इसमें जब बारिश के दिन होते हैं तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, और जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो जो बांध के गेट हैं यानी दरवाजे हैं, बताया था ना मैंने, जो बांध के जो अलग अलग दरवाजे हैं इनको खोल दिया जाता है ताकि जो अतिरिक्त पानी है उसको बाहर निकाल दिया जाए। क्यों? ऐसा क्यों करना है? अगर बांध की भराव क्षमता से ज़्यादा पानी का स्टोरेज भंडारण हो जाएगा तो बांध टूटने का खतरा रहता है, इसलिए अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों जब ये अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता है तो इसके पास में यानी गुजरात राज्य से बहता हुआ ये जल हमारे गलियाकोट कस्बे तक पहुंचता है, और जो गलियाकोट का जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। यानी बरसात के दिनों में हम कह सकते हैं कि इस गलियाकोट क्षेत्र में पानी की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण लोगों के मकान, सभी इमारतें, सभी स्थल जलमग्न हो जाते हैं। इसे ही बच्चों कहा जाता है डूब क्षेत्र। तो बच्चों जब सरकार ने देखा कि यहाँ के लोगों के लिए इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी समस्याएं हैं, लोगों को हर साल बारिश के मौसम में डूब क्षेत्र में रहना पड़ता है, उनको इतनी सारी परेशानियां होती हैं, तो सरकार ने इन लोगों को नई जगह पर मकान बनवा कर दे दिए कि भाई आप लोग यहाँ से पलायन कर लीजिए और नए स्थान पर रहना शुरू कर लीजिए। और यहाँ हम देख पा रहे हैं अगली इमेज में जो लोग हैं अपना सामान लेकर के नए क्षेत्र की ओर चल पड़े हैं। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं विकास के लिए बनाया गया जो कडाणा बांध है उसके कारण या उसके परिणामों के कारण भी लोगों को अपने मूल स्थान से पलायन करना पड़ता है। तो बच्चों जब गवर्नमेंट ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी, उनके लिए अलग मकान बना दिए, साथ ही साथ आप देखो उनके लिए गवर्नमेंट ने या सरकार ने स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी। और इस जो कॉलोनी यानी इस जो नए क्षेत्र को बसाया गया, इसको नाम दिया गया पुनर्वास कॉलोनी। यानी बच्चों पुनर्वास, दोबारा से किसी को बसाना, दोबारा से बसावट की गई, इसीलिए इसको कहा गया पुनर्वास कॉलोनी। तो देखा आपने
कडाना बांध के कारण लोगों का पलायन होता है और उस पलायन से निर्मित होती है पुनर्वास कॉलोनी। परंतु बच्चों, समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने घर खेत खलिहानों को न छोड़ने के कारण वहीं पर यानी गलियाकोट कस्बे में ही रह रहे हैं, उसी डूब क्षेत्र में वो प्रभावित हो रहे हैं। तो देखा हमने कि जो विकास की योजनाएं हैं उनके द्वारा भी, उनसे प्रभावित होने के कारण भी लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ करके पलायन करना पड़ता है। तो बच्चों, अब तक के अध्याय में हमने क्या क्या समझ बनाई, यानी हम क्या सीख पाए? हम ये जान पाए कि पहले लोगों की जो आवश्यकता थी वो रोटी, कपड़ा और मकान थी। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों तो सबको चाहिए ही चाहिए। परंतु जैसे जैसे अब समय बदलता गया, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदलती गई। और अब देखो लोगों की आवश्यकता क्या क्या हो गई हैं। वो हो चुकी हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये पुरानी आवश्यकता तो है ही। इसके अलावा देखो शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं भी हो गई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनका विस्तार हो चुका है। जहां पहले रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता थी, अब इनके अलावा, ये तो हैं ही, इनके अलावा लोगों को शिक्षा भी चाहिए अच्छी, रोजगार भी चाहिए अच्छा, और उन्हें सुख सुविधाओं से भरी हुई जिंदगी भी चाहिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होता है कि इस कारण लोगों को अपने पैतृक जगह को छोड़ करके अन्य जगह की ओर, अन्य स्थान की तरफ पलायन करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब तक के इस अध्याय में हमने ये समझ बनाई कि पलायन के जो मूलभूत कारण हैं वो हैं प्राकृतिक कारण जैसे अकाल, बाढ़ वगैरह, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि सुरक्षा कारण, जैसे किसी स्थान पर दंगे वगैरह होते हैं तो लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय की जो समस्याएं हैं उनसे प्रभावित होकर के भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। और साथ ही साथ विकास की योजनाओं के कारण भी लोगों को अपने मूल स्थान से पलायन करना पड़ रहा है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब तक के इस अध्याय में हमने क्या क्या सीख बनाई है, क्या क्या सीखा है। तो देखो हमने सीखा बच्चों, हमने अब तक के इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। देखो, अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और इसी को कहा जाता है पलायन। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। यानी अगर हम अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और इसी की वजह से या तो परिवार संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं वो पुनः लौट करके अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने आज के इस अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो अब देखते हैं आज की शिक्षा। और आज की हमारी शिक्षा है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार। कितनी सही बात कही है ना कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं, जो रोटी, कपड़ा और मकान थी, वो आजकल बढ़ कर के अपार हो गई हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार, यानी चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या सुख सुविधाओं से भरा जीवन हो, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो मनुष्य को अपने पैतृक स्थान, अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान की ओर पलायन करना पड़ता है। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय से हमने जाना पलायन और पलायन से जुड़े हुए कारणों को। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो विकास की योजनाएं हैं उनके कारण भी पलायन होता है और इन सब पलायनों के लिए जिम्मेदार हैं मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताएं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।